हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। 72 और बदलता पैटर्न, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, है ना। और एक एक चीज़ों को बारीकी से वो भी बच्चे देख सकते हैं जो 72, 73, 74, 75 दे रहे हैं, सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि चीज़ें चेंजेस हो रही है इस बार। खासकर 69 अलग, 70 एकदम अलग, 71 भी अलग, 72 कैसा, ये भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या। चूंकि बीपीएससी ने कहा है कि भाई मैं कुछ भी पूछ सकूँ, आप एक स्टेटमेंट था कि आप गांधी पूरा पढ़ो। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है, और आपको ये भी पूछ सकता हूँ कि उनकी जो आपको आर्थिक सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, सही है। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया और इस बार जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसी बेस पे पूछा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डेटा बेस ज्यादा था। तो इसी सब चीजों में बात करेंगे, सिलेबस, बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी को लेकर हम लोग बात करेंगे कि क्या आपका होना चाहिए, कैसे आप लोग काम करें। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा संयमता से देखिएगा। हो सकता है कि आपको इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिले जिस पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं 72 की बात करूं तो बीपीएससी का बदलता पैटर्न, इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे चलतेंगे। अभी फाउंडेशन बैच में कई बच्चे हैं, जैसे प्रथम बैच में देखिएगा कई बच्चे, हजारों बच्चे, उन्होंने का एक कहना था कि सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर बीपीएससी ने तो कहा है कि हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सर 72 में कैसा पूछेगा और 72 का कब आपको वैकेंसी आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के बीच में, क्योंकि एक मार्केट में ये चल गया है कि अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद अब पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं आएगा, ये एक चल गया है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इसके पहले भी इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद भी यही चीजें चली थी कि अब आपको बीपीएससी का कोई पोस्ट वोस्ट नहीं आएगा, लेकिन देखिए धड़ल्ले से पोस्ट आया। तो पहली बात तो मार्केट के अफवाह से बचिए, आपका काम है प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन कीजिए। बदलते पैटर्न पे की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर इन्होंने 3 की मैं बात करता हूं, उसके चौथा छोड़ो हटाओ। 69 बीपीएससी, 70, 71, तीनों एकदम अलग है। हालांकि 71 69 से थोड़ा सा मैच भी कर रहा है, लेकिन बीच में जो 70 ने किया डेटा बेस क्वेश्चन पूछकर, वो थोड़ा सा आश्चर्य किया सभी को, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हुआ बीपीएससी, और मुझे लगता है कि उसी का बदला 71 में लिया था डेटा बेस। पैटर्न कुछ भी बदले, पूछना वहीं से है जो भी आप लोग पढ़िएगा। इसीलिए जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं ना, उसका महत्व बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कर रहा फाउंडेशन कोर्सेज आप क्लासेस करो, इंस्टीट्यूट से करो, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा लंबा लगता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बीपीएससी ने कहा कि भाई मैं गांधी भी पूछूंगा या उनके आर्थिक सिद्धांत, मेरी मर्जी, तो भाई हम लोग भी वही करते हैं, आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाते हैं, कुछ भी पूछ लो। एक वीडियो मैंने बनाया है 60 प्लस क्वेश्चन का, देखिएगा, जो मेरे नोट्स है, मैं प्रथम बैच में पढ़ाता हूं, आप लोगों को पता है। हिंदी मीडियम का मतलब समझिएगा पूरा दारोमदार मेरे पे ही रहता है ज्यादातर, क्योंकि बड़ा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर। आप लोग देखिएगा उस वीडियो, मैंने एक स्क्रीनशॉट सब डाला है जितने भी क्लासेस के क्वेश्चन आए। अब कई बच्चों को पछता नहीं कि भाई इनसे कैसे क्वेश्चन आ गया, तो लगे क्रिटिसाइज करने, हाँ यही करो। अरे भाई देख तो लो, क्लासेस के स्क्रीनशॉट है वो। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बीपीएससी ने ये अच्छी बात कही कि भाई मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। इसीलिए फाउंडेशन जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लोग बेसिक से उठाकर अब ऊपर तक पढ़ाते हैं। कुछ भी पूछ लो, क्या दिक्कत, नोट्स तो आएगा ही भाई। कहां पूछोगे, इतिहास के अंदर से ही पूछोगे ना, ज्योग्राफी के अंदर से ही तो पूछोगे, और क्या पूछोगे, डेटाबेस पूछोगे, उस पर बहुत वही होगा, कट ऑफ कम जाएगा कि डेटा याद नहीं रहता। अगर आप डेटा पढ़ के भी जाते तो याद नहीं रहता है। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये डेटा बहुत था, नहीं पढ़ाया गया। भाई अगर आप पढ़ के भी जाते ना तो आपको चीजें नहीं रिकॉल आती। इतना डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। वो सब क्वेश्चन क्या था ना, वो समझदारी ये होता है कि स्किप कर दो, जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डेटा हो स्किप कर दो, क्योंकि वो -1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो बदलते पैटर्न से डरना नहीं है, काम करना है, मेहनत से काम करना। बीपीएससी ने यह बता दिया कि जो बच्चे, ये आप लोग के लिए देखो अच्छी चीज है कि जो बच्चे फुली डेडिकेटेड होते हैं ना बीपीएससी के लिए, उनके लिए अच्छी चीज है। जो वैसे बच्चे जो एसएससी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, आकर पीटी मार दिए, आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिए, खुद क्वालीफाई कर दिए, वनडे टाइप का, वो तो आपको नुकसान ही तो हो रहा था ना उल्टा। अब आपके लिए तो अच्छी चीज है जो बीपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छी चीज है। तो आप सबसे पहले बदलते पैटर्न से घबराना नहीं है, ये आपके लिए ही अच्छी चीज है और आपको इस पर मेहनत करना है, इस पर काम करना है। तो पहला तो ये आपको यहां पर ये हो गया। दूसरा, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर इसका पाठ्यक्रम बता देता हूं भैया, सिलेबस जिसको हम लोग कहते हैं, और थोड़ा सा यहां पर हम लोग बात करेंगे बुक्स का।
पहला तो पाठ्यक्रम आप सभी को पता होगा, मैं एक बेसिक पाठ्यक्रम बता देता हूं ताकि आप लोग को, बीपीएससी जो लेता है 3 फेज में एग्जाम लेता है, जो बच्चे एकदम नए हैं वो भी जान जाइए। एक तो लेता है आपको पीटी यानी ऑब्जेक्टिव, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जो अभी आप लोग का हुआ है, ठीक है, जो अभी आप लोग का हुआ है अभी जस्ट एग्जाम 13 सितंबर को। सेकंड वन इज मेंस। मेंस में होता है आपको 3 ऐसे पेपर जिसके नंबर जुड़ते हैं। तो पहला होता है जीएस पेपर 1, दूसरा होता है जीएस पेपर 2, और तीसरा आपको एसए हो गया। ये तो फेज 1 है। इसके बाद आपको होता है 2 और पेपर, एक होता है आपको सामान्य हिंदी और एक होता है ऑप्शनल। ये दोनों पास करने होते हैं आप लोग को, है ना, ये भी पास करना होता है, ये भी पास करना होता है। इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसके नंबर जुड़ते हैं, 300-300 नंबर के होते हैं। इसके बाद आपको एक आता है इंटरव्यू 120 नंबर का, इसके बाद आपका इंटरव्यू। ये अब जैसे मान लो कि बीपीएससी ने अभी जैसे 1200 समथिंग पोस्ट है तो उसका 10 गुना रिजल्ट देता है। जैसे मान लो कि 1300 पोस्ट है तो कितना रिजल्ट देगा, 13,000। तो इस 13,000 बच्चे ये मेंस देंगे। मेंस का पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी क्वालिफाई कीजिएगा और ऑप्शनल क्वालिफाई कीजिएगा, तभी आपका जीएस पेपर 1 जो कि 300 नंबर का, जीएस पेपर 2 जो कि 300 और ऐसे 300 नंबर का होता है। जीएस पेपर में आपको होता है करंट, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, एंड आपको यहां पर होता है क्या नाम है, स्टैट। इसमें आपको होता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और साइंस टेक के पोर्शंस आपको यहां पर होते हैं। और ऐसे 3 होता है, तीनों को 100-100 नंबर के होते हैं। एक ओवरऑल आपको है, इसका डिटेल्स वीडियो अगर सिलेबस पे जाइएगा ना तो मैंने करा रखा है इसी बीपीएससी वाला चैनल पे, आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिएगा। कंप्लीट एक डिटेल्स वीडियो है आधे घंटा का। ये मैं एक इसका एक स्केच बना रहा हूं ताकि आप लोग को आइडिया लगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब चैलेंज हो रहा है, पहले भी चैलेंज होता था, अभी भी चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसको क्वालिफाई करना है। देखो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इसको क्वालिफाई एक बार कर लिए ना, दूसरी बार गारंटी नहीं है कि इसको क्वालिफाई कर ही लेंगे। ये ऐसा नेचर का एग्जाम है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया। ये आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको एक दिन में नहीं होता, आप अभी से ही मेंटेन करें। मेंटेन करने का मतलब है कि अपने नॉलेज को बढ़ाएं, रहने का पर्सनालिटी को बढ़ाएं। ये नहीं कि कैसे तैसे रहे, नहीं। देखो धीरे 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 अपने आप को थोड़ा सा पर्सनालिटी अपना बढ़ाना चाहिए, है ना। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं क्योंकि इंटरव्यू एक दिन का चीज नहीं होता। इस पे तो हम लोग क्लास में भी हमेशा बात करते रहते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या करना है। इंटरव्यू है ये, और यहां पर अब हम लोग आते हैं कि ये आपका स्केच है, ये आपका एक सिलेबस है मोटा मोटी। अब आपको प्रिपरेशन यहां से लेकर यहां तक करने होते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? आपको टाइम चाहिए। जैसे आपने फाउंडेशन कोर्स, जैसे हमारा प्रथम बैच है हिंदी मीडियम का, आपने ले रखा है, हमारा वहां पर चीजें अब स्मूथली चलना शुरू हो चुका है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डिटेल्स में पढ़ रहे हैं चीजों को, आंसर राइटिंग भी करेंगे टॉपिक आने के बाद। तो आपको ये एक ओवरऑल करना। अब दूसरा हम लोग आते हैं यहां पर, अभी से तैयारी कैसे करें, ठीक है। देखो यहां पर मैं पहले एक चीज बताता हूं, अभी इसका डेट जो है हम लोग नहीं, इसका डेट हम लोग 30 सितंबर 2026 मानकर चलते हैं, क्योंकि बीपीएससी यहां पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम लोग अभी यही मानकर चलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, हालांकि अपने कैलेंडर को फॉलो तो करते नहीं है, लेकिन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली हम लोग ये लेकर चलते हैं। इसी के आसपास होगा, ऊपर नीचे। अब फाउंडेशन कोर्स की क्या भूमिका है, एनसीईआरटी क्या भूमिका है, और अभी से तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की भूमिका को यहां पर बताता हूं कि क्या सर एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है क्या। देखो एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन 3 सब्जेक्ट का हमेशा पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी का जो रोल प्ले अब यहां करता है कि आपको हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में। आपको पता है कि वो सीधा आपके एनसीईआरटी के, आप ही लोग में से कई बच्चों ने ही मुझे दिया है कि सीधा देखिए एनसीईआरटी का लाइन उठाकर डाल दिया क्वेश्चन। उसने एक शब्द भी चेंज नहीं किया बीपीएससी ने। तो हाँ, एनसीईआरटी सबका मत पढ़ो, पॉलिटी का छोड़ दो, इकोनॉमी छोड़, लेकिन यार यहां पढ़ो।
यहां पढ़ो। हिस्ट्री आप 6 से नहीं उठाओ, काम चलेगा। हिस्ट्री आप 11 12 पढ़ो ना, सिर्फ आप हिस्ट्री 11 12 पढ़ो, मत पढ़ो 6 का, कोई मतलब नहीं। लेकिन ज्योग्राफी को थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना चाहिए। देखो ज्योग्राफी जो है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको 6 से लेकर आपको 12 तक पढ़ना चाहिए। हालांकि क्लास 12 का जो है वो कंप्लीट मेंस का है, ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें। अब इसको पढ़ने का एक तरीका कैसा होता है, अब साइंस भी इसको आपको क्या है 6 12, इसको 11 12 का पढ़ो, ठीक है। ये मैं आपको नहीं कहूंगा कि किस किस क्लास का, क्योंकि कई बच्चा क्लास 6 का उसमें बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, बच्चे वही बोर होते हैं, क्योंकि उसको फिर 1 2 क्लासेस में फिर वो रिपीटेशन होता है। उससे अच्छा है कि 11 12 पढ़ लो, आप हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ लो। ज्योग्राफी के क्लास 6 से मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहाँ क्लास 6 से चीजें इंपॉर्टेंट होने लगती है। साइंस आपको यहाँ पर 6 से ही इंपॉर्टेंट। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, देखो कैसे एक टारगेट करते हैं, पढ़ने का एक एनसीईआरटी का तरीका एक अपना होता है। एनसीईआरटी कई बच्चे क्या गए मार्केट में कि हाँ भैया दे दो तो क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, आपको मिल गया एनसीईआरटी, आप उठाएं, घर ले गए, अपने रूम में ले गए, उसको रख दिए, 1 2 बार उठाएं और आप बोर होकर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आपको कई सब बुक दिखता है। आप एक काम ऐसे कर देखना, जैसे मैं अब जो खरीद लिए हैं उनकी तो बात अलग, जो नहीं खरीदे, जो खरीदने वाले हैं, आप क्लास अगर आपके देखो भाई बुक शॉप तो आसपास ही होता है, आप केवल क्लास 6 का उठाओ पहले, और क्लास 6 या 7 का उठा लो, 2। पढ़ने का तरीका ये होता है 1 2 उठाइए, उसको रगड़िए, उसको पढ़िए, उसके बाद जाकर दूसरा परचेज करिए। इसे एक साइकोलॉजिकली दिमाग का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। कभी करना इस चीज को, कभी भी एक बंडल में किताब उठा कर लाना, आपको खोलने का मन नहीं करेगा। एक एक करके लाओ तो आपको खोलने का मन करेगा। कभी इस चीज को प्रैक्टिकली करना। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं और हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं। आप अब देखो, अब मान लीजिए कि आपने दोनों, मान लो कि बंडल ही खरीद लिया, एक ही करके खरीदे। अब तरीका क्या है, क्लास 6 का उठाए ज्योग्राफी। आप लोग में से करते क्या है, चैप्टर पढ़े, छोड़ दिए, लाइनिंग की है नहीं की। भाई चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन होता है ना, उसको भी बनाना पड़ता है। आप लोगों में से 50% के बच्चे उसको नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बना लेते हैं, टिक कर देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव जो होता है ना, छोटे छोटे, वो नहीं बनाते हैं। आपका काम क्या है, पहले एक थ्रू आउट पढ़ो पूरा, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे बारीकी तरीके से पढ़ो, और सेकंड फेज में फिर से पढ़ो, और उसको उठाकर उस हर सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है। आप उसको कीजिए कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव दोनों बनाइए। सर बुक पढ़ना जरूरी क्या है? देखो मेरे अकॉर्डिंग जरूरी होता है। बुक पढ़ने से एक आइडिया लगता है, एक थोड़ा सा दिमाग भी खुलता है, एक लिखने का तरीका भी पता चलता है। बुक पढ़ना चाहिए। बच्चे छोड़ दी हैं बुक पढ़ना, जो अच्छी चीज नहीं है। मेरा कंटेंट में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता, मेरा सब कंटेंट एनसीईआरटी में रहता है। मतलब अगर मेरा आप फाउंडेशन कर रहे हैं ना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं प्रथम बैच में। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं बच्चों को कि पढ़ो। क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं बच्चों को पढ़ने के लिए कि बुक पढ़ना चाहिए, आदत बनाओ बुक पढ़ने की। बच्चे हट गए हैं बुक पढ़ने से। अभी तो आपके पास समय है, लेकिन ये भी मत सोचिए कि बहुत समय है, हवा नहीं लगेगा आपको 1 साल बीतते हुए। तो अभी से ही कैजुअल नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक। आप ये केवल 3 का करो ना एनसीईआरटी, यार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 3 का केवल एनसीईआरटी करो, अच्छे से करो। क्लास 6 तो तुरंत खत्म हो जाएगा, 7 तुरंत खत्म हो जाएगा, 8 से 9 से थोड़ा सा टाइम लगने लगता है। 11 12 अगर नहीं, अगर बहुत इजी लग रहा है तो उसको छोड़ दो। क्लास में जैसे जैसे सर लोग पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप चीजों को लेकर करना है ना। तो एनसीईआरटी का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। बीपीएससी लगातार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे एईडी हो, देखो पूछेगा। टीचर का जो एग्जाम है सीधा एनसीईआरटी पूछता है। मैं एक एनसीईआरटी का यहाँ पर एक हमारा यूट्यूब पे सीरीज भी चलेगा, टीम बता रही थी, उस पर मैं आपको एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू तो टाइप का एक करवा दूंगा हर सब्जेक्ट, मतलब मैं अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी का। तो एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, और ये सभी में अप्लाई। अब मान लो कि जो बच्चे साइंस का ये किए होंगे ना, जो मैं कह रहा हूं, हर चैप्टर को बनाए होंगे क्वेश्चन आंसर, उनका न्यूमेरिक तुरंत बन गया होगा बीपीएससी में। उनका न्यूमेरिक तुरंत बन गया होगा बीपीएससी में, कॉपी पेस्ट था। और आपने अगर उठाया भी होगा ना, तो आपको उसका आंसर ही पता होगा, 2 4 बार बनाया होगा, तो आप सीधा टिक किए होंगे, अरे ये तो एनसीईआरटी में है, इसका 5 आंसर होगा। अरे एनसीईआरटी में न्यूमेरिक था, अरे इसका ये आंसर होगा। सोचो कितना अंतर हो गया, सीधा उठाया गया था वहां से। समझ रहे? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और अभी से ही आप लोग इस पर काम कीजिए। आप एक एक सब्जेक्ट, पूरा कहानी मत पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट को उठाओ एनसीईआरटी। एक तो अपना फाउंडेशन लेकर चलिए आप,
साथ ही साथ पैरेलली आप एनसीईआरटी लेकर चले। एनसीईआरटी खुद से करने की कोशिश कीजिए, फाउंडेशन तो हम लोग कराते हैं अगर आप हमारे बैच में तो, ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। तो हमारा ये भी हो गया, थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं चूंकि बारीकी से ये वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा समय लिया था, चूंकि पूजा है, क्लासेस अब नहीं है, तो मैं सोचा था कि थोड़ा सा बच्चों को इस पर डिटेल्स बात करूंगा। तो पाठ्यक्रम हम लोगों ने बात कर लिया, हम लोगों ने अभी इस पर बात करूंगा, पीटी डेट की बात कर ली, एनसीईआरटी की भूमिका की बात कर ली, और अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स की क्या भूमिका है, बुक्स की क्या भूमिका है। तो अभी से तैयारी कैसे करें पे हम लोग आइए थोड़ी सी बात करते हैं। देखो अभी चल रहा है, मैं अक्टूबर मानकर चल रहा हूं, और मैं बीपीएससी के अकॉर्डिंग उनके कैलेंडर पे चलता हूं। अभी आपके पास 1 साल के आसपास टाइम है, मतलब एक परफेक्ट टाइम है आपको अपने प्रिपरेशन को शुरू करने का, परफेक्ट टाइम है। और ये ध्यान रखिएगा, जो 73, 74, 75, 75 वाले बच्चे वो भी शुरू कर दीजिए। अरे ऑफलाइन में तो मैं तो आश्चर्य हो जाता हूं यार, ऑफलाइन जो भी हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर पीडब्ल्यू और नहीं आई है सभी पटना में, 12 क्लास के बच्चे बहुत है, 12 क्लास कर आए हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, कोई ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में है, कोई +2 अभी जस्ट किया है। क्यों? तो सर अभी से ही गार्जियन ने कहा कि पढ़ाई करो, मुझे भी इंटरेस्टेड था पढ़ने का। बड़ा अच्छा है भाई, अभी से तैयारी शुरू कर दी, अच्छी चीज़ होती है। मैं तो हमेशा उनको अप्रिशिएट ही करता हूँ कि अपना एकेडमिक देखते हुए पढ़ो, मतलब ये नहीं कि एकदम एकेडमिक छोड़ मत दीजिए, एकेडमिक देखते हुए पढ़िए, बेस्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अब 1 साल है, कैसे सर इसको करें? मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोग को, जो भी बच्चे 72 का टारगेट किए हुए हैं, यानी जिसका टारगेट ही 72 है, जिसका टारगेट ही 72 है, उसको अभी से शुरू कीजिए। देखो ये पूरे प्रिपरेशन में अप्स डाउन आएंगे, अप्स डाउन आएंगे, इस पूरे प्रिपरेशन में आपको अप्स डाउन आएंगे, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं मानना है, लास्ट तक वेट करना है और जीत कर जाना है। अभी देखो ना, कल एशिया कप में देखो, शुरुआती 10 ओवर में पाकिस्तान हावी रहा, लग रहा था यार 200 स्कोर बना देगा, भारतीय गेंदबाज हारे नहीं, उसके बाद जो उनका विकेट गिरा तो वो 120 ओवर भी नहीं खेल पाए। सेकंड इनिंग में देखो, शुरुआत में भारतीय बल्लेबाज दबाव में आ गए, विकेट गिर गए 3 लगातार, उसके बाद देखो हारे नहीं, और हम लोगों ने फाइनली एशिया कप उठाया नहीं, हालांकि विजेती किया पाकिस्तान का, मतलब जीता हम लोगों ने, है ना। वैसा ही यही है, आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। वो आप पर है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रांग अंदर से रखते हैं। इनफ टाइम है यार, इनफ टाइम। तो मैं यहां पर बात करता हूं कैसे इसको स्टार्ट कर। देखो सबसे पहले एक करंट अफेयर की भूमिका काफी होती है, इस बार भी आप लोगों ने देखा, और इस बार तो मैं यार 1.5 साल का करंट अफेयर लेकर चलूंगा, मतलब पहले का जो बनाया वो रिकॉर्डिंग डलवाऊंगा। मेरा एक बैच आता है, वार्षिकी बैच, अभी नहीं आएगा, छठ उठ के बाद आएगा, वो आप लोग चाहें तो ले लीजिएगा, 500-700-800 में आता है, ठीक है। तो सीए बहुत बच्चों का भी वेट ही कर रहा है, लेकिन अभी ये नहीं आएगा, पूजा वूजा के बाद ही आएगा सब। तो सीए आप लोग अब खुद से भी कर सकते हैं। सीए के लिए क्या कर रहे हैं सर? तो सीए के लिए एक मैगजीन हमेशा पर, मंथ में कोई भी एक मैगजीन, आइदर बीपीएससी वाला, कोई भी, जो मार्केट जो आपको अच्छा लग रहा हो, कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको यही मैगजीन पढ़ना है, जिस मैगजीन से आप कनेक्ट ज्यादा करते हैं वो मैगजीन पढ़िए। सब में करंट अफेयर वही होता है यार, 19-20 का अंतर होता है। बीपीएससी वाला इसलिए मैं बोलता हूं कि उसमें कनेक्ट चीजों को ज्यादा किया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे वीडियो में कि 28% सीधा आपको वहां पर पूछा गया। तो सीए पे अभी से ही काम कीजिए आप लोग अपने लिए। देखो मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा चीज होगा पेड में, आप खुद के लिए, क्योंकि मैं यहां पर ये ओपन वीडियो बना रहा हूं, मतलब फिर सबके लिए, जो पीडब्ल्यूएन है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक मंथली जो मैगजीन आता है ना, मंथली मैगजीन, उसको आप लोग अभी से ही पढ़ो। और यार सोचो ना, 30 दिन में आपको टाइम मिलता है इतना पतला बुक पढ़ने का, वो भी आप लोग नहीं पढ़ पाते, खुद से नोट्स नहीं बना पाते, तो फिर क्या क्या कीजिएगा? फिर इतना तो कर लो। आपको बनना है एसडीएम, आपको बनना है डीवाईएसपी, और आप लोग मैगजीन ही नहीं पढ़ पा रहे हो महीने में, गड़बड़ है कि नहीं? तो करेंट के लिए अभी से ही काम करो, करेंट के लिए अभी से ही काम। अभी मैंने बोला ना, जैसे एक आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और प्लस एक एनसीईआरटी उठाइए, इस तरीके से आप लोग क्या कीजिए, खत्म कीजिए। कोई एक सब्जेक्ट और एक एनसीईआरटी। सब्जेक्ट मतलब कि कोई आपको, अगर मत देखो फाउंडेशन अगर पढ़ रहे हो तो फाउंडेशन में आपका 2 चीजें चल रहा है,
एक हिस्ट्री चल रहा है और एक आपको यहां पर इन्वायरमेंट चल रहा है, इन्वायरमेंट बाद इकोनॉमिक्स वगैरह भी शुरू होगा। तो ये दो सब्जेक्ट, अब एक कोई एक सब्जेक्ट का आप एनसीईआरटी अपने से उठाओ, उस पर काम करो, बस यही करना है, तीसरा चीज नहीं करना है। तो एक सब्जेक्ट आइदर कुछ भी हो, हिस्ट्री हो सकता है वो सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो सकता है वो सब्जेक्ट, साइंस हो सकता है वो सब्जेक्ट, है ना, तो इस पे थोड़ा सा, या पॉलिटी हो सकता है वो सब्जेक्ट, आप पर डिपेंड है आपको कौन सा सब्जेक्ट मजा आता है। जो बच्चे कोई क्लासेस वगैरह नहीं लिया है, इस सब्जेक्ट में से उठाइए और एक थ्रू आउट पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके पास अपना कंटेंट है, अगर आपके पास किसी कोचिंग का नोट्स है, एक वो पढ़ो और साथ ही साथ एनसीईआरटी पे खुद से काम करो, जैसे अभी मैंने बताया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत आप ही लोग का होता है, हम लोग डायरेक्शन देते हैं। मैं क्लास में भी यही बोलता हूं कि मेरे क्लास में 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से भाई क्वालिफाई बहुत तो नहीं कर रहे हैं, उसमें से क्वालिफाई वही बच्चे कर रहे हैं जो अपने आप को लेकर थोड़ा सा बर्डन महसूस करते हैं कि हाँ भाई मुझे करना है। मेहनत आपका है, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं जस्ट। हाँ, आपको 50 किताब पढ़कर नोट्स नहीं बनाना, वो मैंने नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया, पढ़ाकर समझाकर सब कुछ, ये हमारा काम है। बट अल्टीमेटली फाइनल तो पढ़ना आप ही को है, पढ़ना तो आप ही को। मेरे नोट से चीजें नहीं जाती है, मैक्सिमम में यही होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि 80-85% नोट से रहेगा, 15-20% का गारंटी नहीं होता है, और कट ऑफ आपके जाने होते हैं 60%। तो उतना इनफ पढ़ा देता हूं कि अगर आप बिहार दो, यूपी दो, सब में आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे आप अभी से ही शुरू कर दिए। एक तो आप मैगजीन लो, ये कोई भी करेंट मैगजीन, और एक सब्जेक्ट अभी से ही अगर इसको कीजिएगा ना, तो आप 3 मंथ में अपने अंदर चेंज देखोगे। इसको रेगुलर कर लीजिए। पूजा वूजा हो जाने तो छठ आप लोग को नहीं कहूंगा कि छठ पूजा अपना कीजिए एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कीजिए। लेकिन ये जो 20 दिन का गैप है ना, उसको अपना फुलफिल कीजिए, उसमें पढ़ाई कीजिए, फिर छठ पूजा में एंजॉय कीजिए, फिर छठ के बाद आइए। चूंकि इस बार नवंबर दिसंबर में कोई छुट्टी नहीं, एकदम बैक टू बैक चीजें चलेंगी, क्लासेस वगैरह। तो ये चीज को फॉलो करो, 3 महीना में अपने आप में तुम चेंजेस देख लोगे। आप 3 मंथ केवल इसको दीजिए ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा मेरा ही, आप केवल इस चीज को 3 महीना काम कीजिए। ये जो मंथली मैगजीन है और एक सब्जेक्ट और एनसीईआरटी, आप केवल 3 महीना काम कीजिए ना, आप अपने अंदर चेंजेस देखो, फिर कहोगे कि हाँ यार अभय सर तो बड़ा अच्छा कह रहे, सही कहते, अभय सर सही कहते हैं। बुरी बस किसी को लग जाती है। और मेरा एक ही एम होता है, आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम आप लोग का रिजल्ट कराना है, उसके अलावा मेरा दूसरा एम है ही नहीं। मेरा क्या, पूरी टीम का। तो ऐसे चीजों को कीजिए। और 3 मंथ, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैं अगर हिस्ट्री को टाइम दे रहा हूं तो मुझे टॉपिक वाइज इसको पढ़ो। देखो मैं उनके लिए बता रहा हूं जो इन्होंने फाउंडेशन कोर्स नहीं ले रखा, ये ओपनली, ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, और एक पढ़ने का तरीका अपनाइए, ये भूल जाइए। मैं फिर से बता रहा हूं, कई बच्चे कहेंगे, कई टॉपर्स भी कहेंगे, या कोई शिक्षक कहेगा कि सुबह पढ़ना चाहिए, कोई कहेगा शाम में। आपको जब इच्छा, आपका दिमाग जब काम करता है उस समय पढ़िए, आइदर मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, कोई मतलब इसका नहीं होता है। आपका दिमाग कब काम कर रहा है वो आपको पता होता है, और आप उसी में ही काम कीजिए और उसी को ही पढ़ाई कीजिए। अरे यार, मेरे नॉलेज में कई हैं बच्चे जो रात में पढ़कर क्वालिफाई किए, कई बच्चे हैं जो दिन में पढ़कर क्वालिफाई किए। ये जो बोलता है ना कि सुबह ही पढ़ना चाहिए, ये जो बोलता है शाम में ही इसी से दूर होइए, ठीक है, इसी से दूर होइए। जब आपकी इच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आपकी इच्छा है उसी समय पढ़िए। सुबह में पढ़ना सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ने का आदत है तो रात में पढ़ो, बस चीजें दिमाग में जानी चाहिए। ये किसी टॉपर या किसी का सुनो मत कि सुबह ही पढ़ना चाहिए, शाम में ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो जब आपकी इच्छा है तब आप पढ़िए। आपका बस एम क्या है कि आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए, दैट्स इट। तो ये एक अपने तरीके से फॉलो कर लो। अरे एक और क्वेश्चन होता है कि सर रूटीन क्या होना चाहिए। देखो ये एक बड़ा बच्चों का कॉमन समस्या है, रूटीन क्या होना चाहिए। और मैं जान ही रहा हूं कि मैं इसके लिए क्या करता हूं। रूटीन आपका खुद का होना चाहिए। रूटीन मैं आपका नहीं बता सकता, कोई टॉपर नहीं बता सकता, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता, कोई दूसरा शिक्षक नहीं बता सकता। आपका रूटीन आपको पता होगा ना यार। मैं तो देखता हूं कई लोग ये बनाते हैं कि सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे तक फ्रेश, 5 बजे तक ये, फिर एक कप चाय, फिर बड़ा मिलियन व्यू है। खुद नहीं फॉलो करते होंगे जो ये बनाते हैं। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो कि ये सर बोलेंगे तभी हम करेंगे। अरे आपका अपना रूटीन होना चाहिए यार। एक बस चीज होना चाहिए, वो है कि दिमाग फ्रेश होना चाहिए आपका। ये सब
फालतू बातें होती हैं कि एकदम सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे तक पढ़ो, फिर टहलो, ब्रश करो। कई लोग तो ब्रश करने का भी आप लोगों को रूटीन बता देते हैं, और आप लोग हाँ अरे वाह ब्रश इतने बजे करना चाहिए, वाह अरे वाह। ये सब चीजों से दूर रहिए, रूटीन आपका अपना होना चाहिए। आपको बस ये टारगेट रखना है कि भाई मुझे 8 घंटा प्रॉपर पढ़ना है, ये 8 आवर जो है मुझे पढ़ना है, बस। यार लाइफ में मस्ती भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि लाइफ में मस्ती करने का मतलब है कि वीक में एक दिन अपने आप भी देना चाहिए, तभी वो एनर्जी आप में होती है। आप देखिएगा कि मैं संडे जनरली नहीं पढ़ाता हूं। क्यों नहीं पढ़ाता हूं? मैं उस दिन सोता हूं, इंजॉय कर, जो भी करना होता है एक्स्ट्रा आपको एक्टिविटी करता हूं, तभी मैं मंडे को फ्रेश हो पाता हूं। एक दिन मुझे देना चाहिए, लेकिन हाँ कब? जब एग्जाम बहुत नजदीक है तो नहीं। वो भी वही चीज मैं आप लोग को भी बोलता हूं, जब एग्जाम बहुत नजदीक हो तब तो ये चीज वाला फॉर्मूला नहीं करना चाहिए कि भाई संडे आराम करना है, या फिर कोई भी एक दिन आपका अपना हो सकता है। लेकिन एक दिन अपने आप पे टाइम देना चाहिए, खुद पे टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय करो यार, लाइफ है ना, एंजॉय करना चाहिए। वो एंजॉय वो एक दिन करोगे ना तो एनर्जी आती है, तब जाकर आप लोग फिर से मंडे से उस रूटीन को फॉलो कर पाते हो। आपका टारगेट है 8 घंटा, आपका टारगेट है 8 घंटा मुझे इतना इतना चीज पढ़ना है। अगर ये इतना चीज अगर आप 5 घंटा पढ़ लीजिए तो 3 घंटा एंजॉय करो। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। मेरा कहना ये है, यही आपका रूटीन होता है, आपका रूटीन यही है बस। ये सब आपको जब उठना है तब उठो, जब सोना है तब सुतो, बस। ये जो आपका बेसिक चीज है ये खराब नहीं होनी चाहिए, यही आपका रूटीन होता है, यही किसी भी विद्यार्थी का रूटीन होता है। आप, अरे मैं बहुत ऐसे बच्चों जो क्वालिफाई हैं वो भी यही करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में डालिए। आप लोग का एवरीडे का एक टारगेट होना चाहिए। क्लास के बाद, क्लासेस कर रहे हैं उसके बाद एक टारगेट हो, पूरा पूरा अगर 6 घंटे मौज जाना तो 2 घंटे एंजॉय करो, क्या दिक्कत है यार, ह्यूमन नेचर है। और अपने आप पर देना चाहिए। अगर गाना सुनने में आपको मजा आता है, थोड़ा सा मूवी देखने में मजा आता है, वो देखो देखो, लेकिन एग्जाम नजदीक है तो फिर इस चीज फॉर्मूला को कम कर लीजिएगा, सिंपल सा चीज है। तो ये आपका एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए, है ना। तो अभी से ही प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करते मैंने बता दिया। आप एक सब्जेक्ट को उठाओ, एक करंट अफेयर को उठाओ, 8 घंटे का टारगेट करो, और हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना खत्म करना है, आज मुझे इतना खत्म करना है। अगर ये खत्म कर रहे हो तो आप फिर एंजॉय कीजिए, ऐसे चीजों को पढ़ते। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, निरंतर चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि हफ्ते हफ्ते गायब हो गए, कि सर कहते हैं एंजॉय करने के लिए हफ्ता हफ्ता करना। ये फुल डेडिकेटेड होल ईयर, मतलब ये पूरा कंप्लीट, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, भाई तपस्या है, पढ़ाई एक तपस्या है। और आप ही को पता है कि सब कोई तपस्या नहीं कर सकता है, सबके बूते की बात नहीं होती। बुक पढ़िए, कंटेंट पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए। अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए सबसे पहला धर्म क्या होता है? आपके लिए सबसे पहला धर्म मतलब कर्तव्य यह होता है कि आप पीवाईक्यू देखिए। किस चीज का? प्री का, कि प्री में कैसे क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। अब तो बहुत सारे मार्केट में भी हैं, आप इंटरनेट में भी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, उसमें कैसा क्वेश्चन आता है लास्ट 5 साल का। तो कई बच्चे कहते हैं 15-15 साल, 5 साल का देखो ना यार, 65 से उठाओ, 65, 64 से उठाओ, और अभी तक का देखो कि क्या पूछा है हिस्ट्री में। फिर उठाइए मेंस के क्वेश्चन, पीवाईक्यू मेंस का क्वेश्चन, कि मेंस में क्या पूछा है 5 साल में। ये वीवीवीआई होता है और ये हर सब्जेक्ट में होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। ये एक तरीका अपनाना चाहिए बच्चों को। ये तरीका बच्चे अपनाते ही नहीं है, सीधा स्टार्ट कर देते हैं, ना सिलेबस पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते, सीधा एकदम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये शिक्षक बता रहे हैं वो एक्स्ट्रा चीज है, ये आपका अपना का। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि अभय सर मुझे ये देंगे, अभय सर वो समझाए। अरे हम, मेरा भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से देख कर आइएगा, आप सिलेबस खुद से देख कर आइए। शिक्षक का भी तो कुछ होता है ना, कि बच्चे ये काम तो करेंगे ही बेसिकली। तो कुछ एक्सपेक्टेशन आपके होते, कुछ हमारे भी होते। तो ये आपका करना आपका काम होता है। ये हर सब्जेक्ट का देखना होता है, जिस सब्जेक्ट को आपने उठाया है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर उठाया कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री उठाया, तो आपको सबसे पहले जाइए हिस्ट्री का देख लीजिए। नहीं है तो वो खरीद लो जाकर पीवाईक्यू, नहीं है तो गूगल से उठा लो यार, बहुत सारे आपसे साधन। तो ये हमारा प्रिपरेशन अभी से कैसे शुरू करें ये भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया।
हाँ, अब आते हैं फाउंडेशन कोर्स की क्या भूमिका होती है सर। अब मैं उन बच्चों के लिए है जो फाउंडेशन कोर्स पढ़ते, चाहे यहां पढ़ते हैं या कहीं पर, मैं ये नहीं करूं यहीं पर पढ़ना, कहीं पर भी पढ़ते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स की भूमिका ये होती है कि जो बीपीएससी ने कहा ना कि मैं गांधी का जन्म भी पूछ सकता हूं और उनका आर्थिक सिद्धांत भी पूछता हूं, वो फाउंडेशन कराने की जिम्मेदारी शिक्षक को होती है। आपको मेहनत कम हो जाता है। मतलब फाउंडेशन कोर्स लीजिएगा, फाउंडेशन कोर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या, टीचर और इंस्टीट्यूट क्या हो जाता है, आपके लिए एक ड्राइवर हो जाता है। ड्राइवर कहने का ड्राइवर को क्या पता होता है, रास्ता पता होता है। ड्राइवर को पता होता है कि मंजिल पे कब पहुंचाना है, पता होता है ना। तो आप लोग यहां पर बैठ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं और आपको आपके मंजिल पे आसानी तरीके से पहुंचाते हैं। एक बच्चा रेस कर रहा है, यहां पर ए रेस कर रहा है, ये बी रेस कर रहा है, ये ए रेस जो कर रहा है इसने क्या किया, फाउंडेशन कोर्स ले लिया, बी ने कुछ नहीं किया, सेल्फ स्टडी। सक्सेस यह भी होगा, मंजिल यहां पर है। मैं नहीं करूंगा जो फाउंडेशन कोर्स नहीं लेता है या जो कोचिंग, वो सक्सेस करता है, एकदम करता है, क्यों नहीं करता है, थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। इनको पहुंचने में हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, ये थोड़ा सा स्पीड में पहुंच जाए, ये हो सकता है कि आपको 1 साल में पहुंच जाए, ये हो सकता है कि 4 साल में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि इनके कई कार्यों को शिक्षकों ने या फाउंडेशन कोर्स में या फिर आपको इंस्टीट्यूट ने यह बता देता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इनको नहीं पता होगा तो होता है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देता हूं। एक बच्चा ऑफलाइन में आया, मिला कि सर मुझे बीपीएससी का देना है सर, और मैंने पूरा पढ़ाई कर लिया, तैयारी कर लिया है, पूरा यूपीएससी का कर लिया है, तो सर काम आता है? मुझे काम आता है, बिल्कुल काम आता है, क्यों नहीं आता, वही चीज है लगभग। हाँ सर मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है? सर दिक्कत यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं तो नहीं बन रहा है। तो मैंने बोला कि तुमने बीपीएससी को के रिगार्डिंग कुछ उसका देखा नहीं था क्या, कि ओवरऑल पढ़ लिया? कि हाँ सर। तो तुमने पढ़ा किस लिए था? तो मैंने सर बीपीएससी के लिए ही पढ़ा था, मुझे लगा कि यूपीएससी पढ़ लेंगे तो आगे जाकर बीपीएससी क्वालिफाई के बाद मुझे आसान ही होगा, और बीपीएससी को ही मैं टारगेट कर रहा हूं। अभी एज हुआ है 22 साल, इस बार नहीं दिया था। अब मैंने उससे कहा कि ठीक है तुमने कोचिंग तो पढ़ लिया है, लेकिन जब तुमको अगर पढ़ना था बीपीएससी तो तुमको कम से कम सिलेबस तो देखना चाहिए था। एज फॉर एग्जाम्पल, भाई यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर इतना है, बीपीएससी में इतना है, मैं क्यों इतना पढ़ूंगा? अभी मेरा टारगेट अगर बीपीएससी है तो। मैंने उसको समझाया, तुमने आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत पढ़ा होगा। तो हाँ सर, एक किताब कॉपी भर, पूरा प्राउड के साथ बोल रहा है। मैंने कहा उसकी जरूरत ही नहीं थी यार, 15-20 पेज में तो तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर है बिहार का, वहीं से क्वेश्चन आता है। तो अच्छा सर, हम क्या और क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पढ़ते, बीपीएससी में फैक्ट जरूरी है। देखो आंसर लिखने का तरीका बीपीएससी में एकदम चेंज हो जाता है। देखिएगा कई सारे यूपीएससी वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत सक्सेस इसलिए शुरुआत में नहीं कर पाते कि वो यूपीएससी की तरह लिखते हैं। बीपीएससी फैक्ट मांगता है मेंस में भी, तो उसने जो पढ़ा है फैक्ट पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा कि देखो तुम्हारा यूपीएससी काम करेगा, तुम्हारा पॉलिटी बहुत काम करेगा, साइंस टे काम करेगा, लेकिन बाबू तुमको कुछ अलग से भी काम करने पड़ते हैं। वो करना पड़ता है, जैसे तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर वो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, तुम्हारा हिस्ट्री जो है ना बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, मेटाबॉल हिस्ट्री का बहुत रोल नहीं होता है। तो वो काम ये जो है ना यहां पर फिर वो ले लेगा और ये जल्दी पहुंच जाएगा। यही वो काम करता है तो रटते रहता है, लेकिन समय से होता। ये एक डिफरेंस होता है क्लासेस करने और नहीं करने का। प्रॉपर गाइडेंस, कई लोग कहते हैं कि कोचिंग ये नहीं हुआ, खुद 5 कोचिंग का प्रचार करते रहते हैं। सब कहते बुक पढ़ना चाहिए यार, वो तो मैं भी कहता हूं बुक पढ़ना चाहिए। बुक, बच्चे हट गए हैं बुक पढ़ने से। अभी मैंने बताया ना कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है बुक पढ़ना। सबसे पहले आप लोग की स्पेलिंग सुधरती है, आप लोग को पता चलता है बुक पढ़ने से थोड़ी सी सोच बढ़ती है, बुक पढ़ने से थोड़ा सा एक फ्लो दिखता है, बुक पढ़ने से एक आंसर राइटिंग लिखने का तरीका पता चलता है। बुक इंपॉर्टेंट होता है, बुक पढ़ना चाहिए, कई दफा बोलता हूं। बट इसको थोड़ा सा आप लोग प्रॉपर तरीके से, फाउंडेशन कोर्स की यह भूमिका होती है आप लोग की। फाउंडेशन कोर्स नहीं भी कीजिएगा तो सक्सेस होइएगा, समय लग सकता है। फाउंडेशन कोर्स कीजिएगा समय कम लग सकता है। और देखिए सच्चाई तो यह है, भले कोई क्वालिफाई करने के बाद कितना भी बोल दे कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, आपको भी पता है सच्चाई। बाद में कई सारे कोचिंग वाले उनका दिखाते हैं कि मैं कई सारे यूपीएससी का तुम एग्जांपल देखो ना, तुम तो
कि ये यहाँ से प्रॉपर कोर्स पढ़े हैं, ये यहाँ से प्रॉपर कोर्स पढ़ी है, यहाँ से प्रॉपर ये पढ़ी है, वहां से प्रॉपर पढ़ी। इंटरव्यू तो दे दिया कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब पे प्रॉपर पढ़ाई हो सकता है क्या? नहीं। यूट्यूब पे आपको टॉपिक मिल सकते हैं, आप किसी टॉपिक में फंसे हैं, वो बहुत सारे शिक्षक करवा रखे। यूट्यूब पे एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलता, जो कि फाउंडेशन कोर्स में एक फायदा और क्या होता है कि मान लो कि आप अपने से तैयारी कर रहे हैं और एक फाउंडेशन कोर्स हमारा है। अब आपको पता है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे क्लास है और आपको एक पता है कि यार 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास है, तो आप नहीं भी चाहते हुए इस टाइम में मौजूद रहोगे। तो आपका जो एक रेगुलर पढ़ाई करने का तरीका है ना, वो फॉलो होता है यहाँ पर। यहाँ हो सकता है कि ये 7 बजे आया, यहाँ पर आया, आपका दोस्त कहा चलना यार चाय पीते हैं, आप चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो कोई प्रॉपर वो नहीं है बाउंड आंसर कि आपको बाउंड तो है नहीं, ये क्लास, ये कहेगा नहीं यार क्लास है, क्लास कैसे छोड़ दे, अगर आप सीरियस है स्टूडेंट। तो ये एक होता है, कंटिन्यूटी होती है। जैसे कई बच्चे क्वालिफाई करने के बाद भी अच्छे पोस्ट के लिए अपने आप को पढ़ाई में कंटिन्यू करनी, जैसे कई बच्चे दरोगा कर चुके हैं, कई बच्चे और भी कई सारे एसएससी के पोस्ट वगैरह पे भी हो चुके हैं। वो क्यों क्लास लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि कंटिन्यूटी उनकी बनी रहती है। अपना पढ़ भी लिए, ऑफिस के बाद आकर रिकॉर्डिंग कर लिए, देख ली। ये एक फायदा होता है फाउंडेशन कोर्स का। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया कि इसकी क्या भूमिका होती है। अब आते हैं बुक्स, कि सर बुक्स कौन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बुक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स पढ़ना चाहिए बाबू, मैं हमेशा बोलता हूं। हाँ, पहले प्रारंभिक परीक्षा में देख लेते हैं। ये मैंने 4 इसको अलग रंग से रंगा है, इसको 4। अभी ये जो सीक्वेंस चल रहा है ना बीपीएससी का, ये रहता है कि जो लगभग 80-90 क्वेश्चन इसी 4 पोर्शन से रहते हैं। इस बार भी हुआ है, 71 में भी हुआ है, और बाकी इस पोर्शन से रहते हैं। तो आपके लिए ये चारों पोर्शन पे कमांड करना बहुत जरूरी है, कमांड करना बहुत जरूरी है इस 4 पोर्शन पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां पर हिस्ट्री के लिए क्या करें। देखिए, सभी लोग को पता है कि हिस्ट्री जो है वो एक आपको प्राचीन भारत हो गया, एक हो गया मध्यकालीन भारत, और एक हो गया आपको आधुनिक भारत, एक हो गया विश्व का इतिहास। तो विश्व केवल उनके लिए है जो ऑप्शनल ले रहे हैं, है ना, ऑप्शनल। बाकी आपको पीटी मेंस में विश्व का कोई मतलब नहीं है, ओनली फॉर ऑप्शनल। ऑप्शन के लिए चारों है, लेकिन अगर आप केवल प्री और मेंस के लिए बात करें तो केवल ये प्री प्लस मेंस। अब प्राचीन भारत से 4 से 5 क्वेश्चन प्री में आता है। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्राचीन भारत में 4 से 5 क्वेश्चन, मिडाइवल हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है ना 15 प्लस आते हैं इसमें से। यानी अगर इस तीनों से पोर्शन की बात करें तो आधुनिक भारत का रोल बहुत ही ज्यादा होता है, आपके मेंस में भी और आपके प्री में भी। ठीक है, मेंस में सर, तो मेंस में मिडाइवल का कोई रोल नहीं। इसलिए देखिएगा कि मैं जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाता हूं ना, इतना ही पढ़ाता हूं जितना आपका बेड़ा पार हो जाए। अभी भी देखिएगा जो आया 71 में क्वेश्चन सब आपके नोट्स में है। मैं कहता हूं ना कि वही क्वेश्चन बस नहीं बना पाएगा जो कोई नहीं बना पाएगा, और वो क्वेश्चन वैसा होगा जो थोड़ा सा ऑप्शनल लेवल का होगा। मैं बिना मतलब का आपको 100 घंटा मिडाइवल हिस्ट्री में क्यों दूं भाई, मध्यकालीन भारत में क्यों दूं, जब उसका कोई मेंस में लेना देना। इसलिए एक तरीका भी होता है स्मार्ट खेलना भी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्यों मैं दूं जब मुझे पता है कि वहां पर आप लोग का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्यों दूं, है ना। तो यहां पर मेंस का नहीं है। प्राचीन भारत में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर की भूमिका होता है, मौर्य आर्ट, पाला आर्ट, है ना। इसके बाद थोड़ा सा जो केव पेंटिंग वगैरह होता है ना, गुहा जो आजकल पूछ रहा है, मंदिर वगैरह, वो यहाँ पर भूमिका होती है, जो एक आर्ट एंड कल्चर में अलग से पढ़ते हैं। बाकी रोल इसका बहुत ज्यादा है, चाहे गांधीयन थॉट हो, चाहे आपको नेहरू हो, चाहे टैगोर थॉट हो, चाहे वो आपको गांधी की कई सारे आपको यहाँ पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंदोलन को लेकर, आपको एक्ट्स पूछे जा रहे हैं लगातार आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, आपको बिहार की शिक्षा, ये वो बहुत सारी चीजें जो आपको आधुनिक भारत से कनेक्ट करता है। तो आधुनिक भारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब इसके लिए बुक कौन सा पढ़े, तो देखो एक बेसिक बुक तो पढ़ना चाहिए, ये एनसीईआरटी का ये ले लेना। ठीक है, अब ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के द्वारा आता है ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये आपको मिडिवल हिस्ट्री का है, ये प्राचीन भारत का है, एंशिएंट हिस्ट्री का है। ये सतीश चंद्रा की बुक है, ये राम बिपिन चंद्रा की बुक है, और ये रामशरण शर्मा जी की बुक है। ये ले लेना, ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ये बेसिक बुक है, पढ़िएगा बहुत अच्छा लगेगा, एकदम बारीकी से दिया हुआ चीज, ये ले लेना, ये पढ़ना चाहिए। पुराना एनसीईआरटी है ये जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है और इसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो मिडिवल का तो बहुत रोल नहीं है, एक तो आपका नोट्स रहेगा, साथ ही साथ ये बुक रहेगा, हो जाएगा मोर देन इनफ।
एंशिएंट हिस्ट्री में सेम है। आधुनिक भारत के लिए क्या कीजिएगा, ये तो पढ़िएगा ही, साथ साथ थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ने के लिए आप लोग इधर एसके पांडे पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। दोनों अच्छी किताब है, दोनों अच्छी किताब। ठीक है, अब आप कहिएगा सर आप ग्रोवर का है, बीएल, देखो वो सब बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ग्रोवर हो गया, या फिर आप देखिएगा सरकार जी का बुक हो गया, या आप देखिएगा यहाँ इनका हो गया, क्या नाम है, मिडावल हिस्ट्री का, देखो नाम भूल रहा हूँ, वो भी अच्छी किताब है। तो बहुत सारे, उतना आपको जरूरत है नहीं, वो सब तो कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं। एक आप खुद के पढ़ने के लिए एक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी किताब है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसको पढ़ा हूं, बहुत ही वाकई में कुछ फैक्ट्स वगैरह है इधर उधर गलत, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, वो तो सही हो जाता है। बट ये दोनों अच्छी बुक है। एक समय था कि यहाँ से सब क्वेश्चन आता है, आप अब यहाँ से देखिएगा यूपी में भी एक समय था कि खूब आता था क्वेश्चन यहाँ से। अब ये भी बहुत डिटेल्स में बुक, और ये भी बहुत डिटेल्स में बुक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको प्रेफर कर सकते हैं। और ये अच्छी बुक है, अगर किसी के पास एसके पांडे है तो फिर मत लीजिएगा, आपका काम इतना ही में ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको बुक है, इसको फॉलो करना है। अब करेंट अफेयर कब से कब तक, देखो भाई अब जो बीपीएससी का इतिहास रहा है, तो करेंट अफेयर अब तो मैं कहूंगा 18 मंथ, यानी अगर सितंबर में अगर आपका चल रहा है ना, तो जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक करना होगा, ये करेंट अफेयर करना होगा। ये तो हम लोग वार्षिक बैच में करते ही हैं, तो इस बार इतना टारगेट लेकर चलना है, जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक। अब हमें इसमें काम क्या करना है, हमें आप लोग को क्या काम करना है कि हर मंथली मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन, आपको मंथली मैगजीन पे काम करना है, ये आपका काम। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसा लगते हैं टीचर को क्रिटिसाइज करने का, अरे भाई आपको भी तो टीचर बोलता है, उस चीज को क्यों नहीं फोकस करते कि भाई मंथली मैगजीन खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो। वो चीजें आपको नहीं दिखती, आपको बस शिक्षक ने पढ़ाया या है क्यों नहीं। आप लोग सर इकोनॉमिक्स वाला ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण देखिए सर आपने कुछ, भाई मैं तो ऐसे भी नहीं पढ़ाता हूं आर्थिक सर्वेक्षण बजट, वो तो इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाते हैं, मैं तो नहीं पढ़ाता हूं। तो शिक्षक जो पढ़ा रहे वो तो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम होता ही है, ये भैया ये आपको करना होता है, आपका भी अपना तो कुछ फर्ज है ना, एकदम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये आप लोग कीजिए हर मंथ, अरे यार एक 30 दिन का समय मिलता है और आपको 30 दिन में 50-60 पेज होता है, वो भी नहीं पढ़ पाइएगा, उसको पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। करने वाले करते हैं यार, मैं कह रहा हूं ना, कई जॉब वाले बच्चे तक ये काम करते हैं, हाउस वाइफ है वो काम करते हैं, और जो बच्चों का काम ही केवल इस पे काम करना वो क्यों नहीं करते, तो इसको कीजिएगा थोड़ा सा। अब बिहार इसका कौन सा मैगजीन, तो कोई भी मैगजीन यूज कर लो आप पढ़िए। देखो बिहार स्पेशल का रोल बहुत हो जाता है, बिहार स्पेशल में दो चीजों पे कमांड करना है, एक तो आपको यहां पर इनका हिस्ट्री, दूसरा इनका ज्योग्राफी, और तीसरा एक इनका मेंस का पॉइंट, इस पर कमांड करना है। बिहार स्पेशल किताब आती है, बहुत सारी किताब आती है, एक किताब जो मेरे लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबके पास होना चाहिए वो ये है। बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन आता है लगभग 20 के आसपास आता है, इस बार भी आया था ना, आपके नोट्स था, 2 क्वेश्चन छोड़कर सब था ना। 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं था, पता नहीं बीपीएससी ने कहां से पूछा है भाई। आपको एक ये बुक सबके पास होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ, ये बहुत अच्छी बुक है, इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार की वस्तुनिष्ठ, ऐसे चौड़ा करके होगा, ये 2024 के बाद 23-24 के बाद का पब्लिकेशन लीजिएगा, मतलब ठीक ठाक जिसमें कंटेंट वाला 2 आता था, एक पतला सा आता था वो नहीं, एक चौड़ा वाला वो लीजिएगा, जो मुझे लगता है 2022 से 23 से चेंज कर दिया है, 22-23 के बाद जिसका होगा वो लीजिएगा। एक डिटेल्स पढ़ने के लिए मेरी किताब आ रही है बिहार स्पेशल पे, वो मुझे लगता है 2-3 महीने में आपके मार्केट में आ जाएगी। वो मैं एक अलग टाइप का किताब बना रहा हूं, एक पूरा प्री पोर्शन और एक पूरा मेंस पोर्शन, एकदम साधारण लैंग्वेज में, कि लैंग्वेज एकदम साधारण होगा, मतलब जो आम हमारी और आपकी भाषा होती है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। वो बुक आएगी तो आपको मैं टीम बता दूंगा, मैं बता दूंगा, टीम बता देगी, आपको चाहे तो वो भी ले सकते हैं। बिहार स्पेशल की बुक आ रही है, उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूं मैं, ताकि आपको एक बुक में ही सब कुछ प्रोवाइड हो जाए, प्री मेंस का अलग से खेल ना हो। नहीं तो कई बार देखिएगा ना कि ये जो मेंस वाला पोर्शन होता है कई बुक्स में नहीं होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ एकदम नेहरू था, गांधीयन था, टैगोर था, और ये सब जो टाइप का होता है ना, सब आपको बहुत साधारण शब्दों में उपलब्ध करा दो। इस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें समय लगता है, बारीकी से थोड़ी सी काम करनी होती है, तो इसमें 2-3 महीना लगेगा। अब तो थोड़ा सा टाइम मिला, नहीं तो इधर तो पैक्ड शेड्यूल था पूरा।
तो ये आप बिहार स्पेशल। अब साइंस के लिए तो भैया, साइंस के लिए आपको मैं बता दूंगा, देखो एक तो ये एनसीईआरटी की पुस्तक है और नहीं तो भारती भवन की पुस्तक, दोनों में से किसी एक को। जो मैंने साइंस के लिए आप लोगों को बोला है ना, तो क्लास का तो आपका रहेगा ही, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साइंस एकदम से 30 क्वेश्चन फिक्स है, 30 क्वेश्चन फिक्स। किसमें? प्री में। इसके अलावा एसए में, जीएस पेपर 2 में भी आपको साइंस टेक का महत्व बढ़ गया है। तो प्लीज इस पर फोकस आप लोग कीजिए। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जो थोड़ा सा कमजोर है साइंस से, वो यहां पर थोड़ा सा काम कीजिएगा, आपको यहां पर बहुत सहूलियत मिलेगा। जो एनसीईआरटी में मैंने बताया उस पर काम कीजिएगा। बाकी आप चाहें तो भारतीय भवन की ही पुस्तक ले सकते हैं, अच्छी पुस्तक होती है ये खुद बिहार सरकार के द्वारा आपको रहते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। ये एनसीईआरटी का है, आप लोग वही कीजिएगा, जो भी मैंने एनसीईआरटी वाला में बताया ना वही कीजिएगा। ज्योग्राफी का देखो, ज्योग्राफी में 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको इंडिया ज्योग्राफी, दूसरा होता है जिसको लोग वर्ल्ड कहते हैं, मैं फिजिकल ज्योग्राफी कहता हूं, और एक होता है मैपिंग। साझा सा पोर्शन जो होता है ये आपको मेंस में काम आता है काफी, ये आपको प्री मेंस दोनों में काम आता है। और यहां से ज्योग्राफी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 14-15 क्वेश्चन, 14 से लेकर 16 क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है अब ज्योग्राफी में। मैप केवल ज्योग्राफी का काम नहीं आता, मैप आपको करंट अफेयर समझने में काम आता है, मैप ज्योग्राफी में तो काम आता ही है, आपको आईआर समझने में काम आता है, तो मैपिंग आपके लिए वीवीवीआई होता है, ये मैं कराता हूं मैपिंग। इंडियन ज्योग्राफी आपको ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर इस 16 में से बात करूं तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन इसी में से होते हैं, 800 क्वेश्चन। फिर 2 क्वेश्चन मैप का होता है, इस बार भी हुआ था मैप का 2 क्वेश्चन पूछा, बाकी फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए कौन बुक करे? तो भाई वही एनसीईआरटी वाला जो मैंने बोला ना, एनसीईआरटी वो तो कर ही सकते हैं। एक थ्रू आउट पढ़ने के लिए चाहे तो आप महेश वर्णवाल की ये पुस्तक ले सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। हालांकि कई लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं, अच्छी पुस्तक है ये। एक समग्र अध्ययन वाला, एक महेश वर्णवाल की आती है एनसीईआरटी, वो नहीं, समग्र अध्ययन वाला ऐसे लिखा होगा। अगर आप लोग हैं मतलब क्लासेस में हैं तो आपको ये भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक कंप्लीट एक बंडल पैक आता है बीपीएससी वाला का बुक, चाहे तो आप वो भी ले सकते हो, वो पूरा बुक का एक सीरीज ही है। तो ज्योग्राफी में आप लोग ये काम कर सकते हैं एनसीईआरटी के लिए। पॉलिटी के लिए देखो भाई, पॉलिटी के लिए मैं तो कहूंगा लक्ष्मीकांत को अच्छे से फॉलो कीजिए क्लासेस को। पॉलिटी का जो रोल होता है ना, वो 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्री में फिक्स है, 10 से 12 क्वेश्चन प्री में फिक्स है, और मेंस जीएस पेपर 2, मतलब इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। कई बच्चे इसको कैजुअल लेते हैं। आप लोग इस पुस्तक को पढ़िएगा, बहुत इसका नेक्स्ट संस्करण भी आ गया, 6ठा वगैरह आ गया, तो इसको पढ़िएगा। ये सबसे अच्छी बुक है। अगर क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको बहुत सही है, बाकी अगर नहीं है तो लक्ष्मीकांत तो पढ़िएगा जरूर। ये प्री के लिए बहुत ही अच्छी किताब है लक्ष्मीकांत, ठीक है, ध्यान रखना। अगर अर्थशास्त्र के लिए मेरा जो रिकमेंडेशन है ना, वो है कि क्लास में जो सर जो भी पढ़ा है उसको ज्यादा फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास नहीं है तब आप लोग इसको बेसिक बुक्स को पढ़िएगा। ये एनसीईआरटी के बुक्स, ये एनसीईआरटी के बुक्स हैं, इसको पढ़िएगा। एक बट मेरे अकॉर्डिंगली क्लास में इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र, अब एक बच्चे का प्रश्न था कि सर 2 बार से तो मेंस में भी इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है, प्री में भी आता है, तो करेंट का आता है, कोई बेसिक क्वेश्चन तो आता नहीं। बात तो भाई सही है, तो सर हम क्यों इतना टाइम दे? देखो 71 हो जाने तो मेंस, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे कि क्या वाकई इकोनॉमिक्स का रोल खत्म हो रहा है बीपीएससी में। क्योंकि अभी भी जो 71 का भी क्वेश्चन आया था ना, वो ज्यादातर जो था वो वैसा ही था, मतलब कि करंट, अगर कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ कर गया होगा ना, केवल करंट पढ़ के तो उसका बन गया होगा, मतलब बेसिक क्वेश्चंस नहीं थे। मेंस में 2 बार से क्वेश्चंस ना के बराबर हैं, मतलब कि लोग कोई ज्योग्राफी पढ़ कर जा रहा है तो उसका भी अच्छा चला जाएगा। तो एनसीईआरटी तो आप लोग ले ही लीजिएगा, बट क्लास में जो भी शिक्षक कराएं बताएंगे वो आपको। बाकी राहुल सर आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स को लेकर आपको आएंगे ही आगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ओवरऑल था हमारा एक स्ट्रैटेजी। आपको टेलीग्राम पे कुछ भी अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं। अब है सर पीडब्ल्यू, अब है सर पीडब्ल्यू। बाकी हम लोगों ने सभी पॉइंट्स पे काम कर लिया। मैंने कहा था कि थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, और चूंकि थोड़ा सा बारीकी से बात करना था, सभी बच्चों के लिए बात करना था, तो हमारा ये भी खत्म हो गया है ना, तो हमारा ये भी पॉइंट खत्म हो गया। तो मैंने सभी चीज़ों पे बात कर लिया। होपफुली आप लोग को यहाँ पर सब कुछ सही होगा, इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो सभी से मिलते हैं फिर से, थैंक यू, धन्यवाद।